नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे। इस बुलेटिन में आज बात होगी कृषि विधेयक पर अन्नदाताओं को बढ़ते समर्थन की। राजस्थान में गहलोत पर आई मुश्किल की। जानेंगे कि त्रिपुरा में क्यों की बीजेपी में बिप्लब देब के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी। बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की क्या है रणनीति। और आखिर में बात मोदी राज में लगातार बिकती सरकारी कंपनियों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नए संसद भवन और सरकारी इमारतों वाले सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण पर एससी की अंतरिम रोक। नए संसद भवन के शिलान्यास की दी अनुमति। 10 दिसंबर को पीएम करेंगे नए भवन का शिलान्यास। तेलुगु सुपरस्टार अभिनेत्री विजयशांति बीजेपी में हुई शामिल। दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में थामा पार्टी का दामन। खुशबू के बाद दक्षिण में बीजेपी में शामिल होने वाली दूसरी फिल्म कलाकार। निर्विरोध राज्यसभा के लिए चुने गए सुशील मोदी। बिहार में एक सीट पर हुआ था उपचुनाव। बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन ने नहीं उतारा कोई उम्मीदवार। केरल में 3 चरणों में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों के लिए पहले चरण का मतदान कल। पहले चरण में 5 जिलों में डाले जाएंगे वोट। 10 दिसंबर को दूसरे और 14 दिसंबर को तीसरे चरण का मतदान। 16 दिसंबर को काउंटिंग। आज भी शेयर बाजार में रही तेजी। सेंसेक्स 347 अंकों की बढ़त के साथ 45,427 पर और निफ्टी 125 अंकों की तेजी के साथ 13,259 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। अन्नदाताओं ने कृषि बिल के खिलाफ कल यानी 8 दिसंबर को भारत बंद बुलाया है। अन्नदाता तीनों कृषि बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उनके समर्थन में भी अब पूरा विपक्ष खुलकर आ गया है। ऐसे में कल के बंद को लेकर क्या है तैयारी, देखिए रिपोर्ट में। नए कृषि कानूनों का विरोध देश में तेज होता जा रहा है। कल अन्नदाताओं ने भारत बंद का ऐलान किया है, जिसका 20 से ज्यादा राजनीतिक दलों ने समर्थन किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अन्नदाताओं के भारत बंद को देखते हुए राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्य सुनिश्चित करे कि भारत बंद शांतिपूर्वक हो और किसी भी तरीके की अप्रिय घटना न हो। अन्नदाताओं की ओर से कहा गया कि 8 दिसंबर को भारत बंद के दौरान दोपहर 3 बजे तक सड़क जाम की जाएगी, लेकिन जरूरी सेवाओं को इससे अलग रखा जाएगा और बंद शाम तक रहेगा। दिल्ली का सिंघू बॉर्डर अन्नदाताओं के आंदोलन का केंद्र बना हुआ है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी आज यहां पहुंचे और आंदोलन को अपना समर्थन दोहराया। दिल्ली में 30 खिलाड़ियों ने भी अपने पुरस्कार वापस करने के लिए राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च किया, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया। यूपी के लखनऊ में पूर्व सीएम अखिलेश यादव अन्नदाताओं के समर्थन में कन्नौज जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। बाद में अखिलेश ने धरना दिया। अन्नदाता के समर्थन में कांग्रेस सहित 11 दलों ने बयान जारी किया है, जिसमें अन्नदाताओं की मांग पूरी करने और नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की गई है। अब सभी की नजरें 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद और 9 दिसंबर को अन्नदाताओं और सरकार के बीच होने वाली बातचीत पर लगी है। वैसे सरकार की ओर से तो अभी भी संकेत यही दिए जा रहे हैं कि वो कानून वापस नहीं लेगी। हाँ, अन्नदाताओं की चिंता पर वो कानून में संशोधन जरूर कर सकती है। ऐसे में अन्नदाताओं का ये आंदोलन आगे भी जारी रह सकता है। अन्नदाताओं के आंदोलन से केंद्र सरकार मुश्किल में फंसी है, तो वहीं राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार का दावा है कि केंद्र के इशारे पर उनकी सरकार को मुश्किल में डाला जा रहा है। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष तो दावा कर रहे हैं कि उनके राज्य में केंद्रीय गृह मंत्री के इशारे पर चलाया जा रहा है ऑपरेशन लोटस। तो आखिर कैसे मुश्किल में दिख रही है राजस्थान की सरकार, देखिए रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश और कर्नाटक की कहानी अब राजस्थान में भी बीजेपी दोहराएगी। क्या राजस्थान में अशोक गहलोत की नेतृत्व वाली सरकार गिर जाएगी? क्या सचिन पायलट एक बार फिर से बगावत का झंडा उठाएंगे? सवाल कई है। खुद सीएम अशोक गहलोत ही ये दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार गिरने के लिए बीजेपी की ओर से खरीद फरोख्त की कोशिश हो रही है और गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल है। बीजेपी के कई बड़े नेता उनकी सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। सचिन पायलट पर जरूर गहलोत ने सीधा आरोप नहीं लगाया है, लेकिन उनका इशारा साफ साफ सचिन पायलट की ओर ही है, क्योंकि पायलट एक बार पहले भी गहलोत की सरकार गिराने की कोशिश कर चुके हैं। जयपुर में राजनीति गहमा गहमी बढ़ी तो पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी जयपुर पहुंच गए। राज्य में तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह को डोटासारा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्री गंगानगर से किसान सम्मेलन रद्द कर बीच में ही जयपुर बुला लिया है। जयपुर में इस समय गहलोत और पायलट समर्थक नेताओं का आना शुरू हो चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष डोटासारा तो दावा कर रहे हैं कि हमारे पास प्रमाण है कि अमित शाह हमारे विधायकों को खरीदने में लगे हैं।
उन्होंने दावा किया है कि निर्दलीय और दूसरे दलों से आए 5 विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर कहा है कि बीजेपी नेताओं ने उनसे फिर से संपर्क करने की कोशिश की है। बीजेपी ने डोटासरा के आरोप का जवाब देते हुए कहा कि यह सब सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। अगर किसी एमएलए ने यह बात मुख्यमंत्री से कही है तो इसलिए कही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उसे भी मंत्री बनाने का वादा किया था और मंत्री नहीं बना रहे। वहीं पायलट गुट इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। राजस्थान में बीजेपी के कारण जहां गहलोत सरकार मुश्किल में है, वहीं त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार अपने ही कार्यकर्ताओं के चलते मुश्किल में फंसती दिख रही है। पार्टी में कई विधायक तो सीएम विप्लव देव से नाराज ही चल रहे थे। अब पार्टी में कार्यकर्ताओं ने भी उनके खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। तो विप्लव देव से क्यों नाराज हैं पार्टी के कार्यकर्ता, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा भारत का ऐसा दूसरा राज्य है जहां लंबे समय तक वामपंथी पार्टियों की सरकार रही है। 2018 से पहले लगभग 25 साल तक राज्य में सीपीएम के नेतृत्व वाले लेफ्ट फ्रंट की सरकार यहां रही, लेकिन 2018 में बीजेपी ने इस किले को ढहा दिया और राज्य में पहली बार अपनी सरकार बनाई। बीजेपी गठबंधन को 60 सदस्यीय विधानसभा में 43 सीटें मिली, जिसमें से अकेले बीजेपी को ही 35 सीटों पर जीत मिली थी, यानी बीजेपी अकेले ही सत्ता में पहुंच गई थी। विप्लव देव को सीएम बनाया गया। बीजेपी अकेले बहुमत में थी, इसलिए उसने अपनी सहयोगी आईपीएफटी को ही साइड करना शुरू कर दिया और दोनों के बीच जल्द ही खटपट शुरू हो गई। लेकिन अब तो बीजेपी के अंदर ही खटपट शुरू हो गई है। अगरतला में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक थी। पार्टी के शीर्ष नेता जुटे थे और इसी बीच विप्लव हटाओ बीजेपी बचाओ के नारे गूंजने लगे। ये नारे बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से ही लगाए जा रहे थे। हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और केंद्रीय पर्यवेक्षक विनोद कुमार सोनकर ने कहा कि पार्टी में ऐसा किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं है। वैसे ये मतभेद पहली बार सामने नहीं आए हैं। 2 महीने पहले भी बीजेपी के कई विधायकों ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करते हुए कहा था कि विप्लव देव की कार्यशैली के चलते राज्य में बीजेपी का ग्राफ तेजी से गिर रहा है। राज्य के पूर्व मंत्री सुदीप रॉय बर्मन लगातार अपनी ही सरकार का विरोध कर रहे हैं। असंतुष्ट विधायकों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या त्रिपुरा में बीजेपी की विप्लव देव की सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी। त्रिपुरा में बीजेपी की विप्लव सरकार के खिलाफ पार्टी में ही माहौल तैयार हो रहा है, तो वहीं यूपी में बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए माहौल बना रही है। यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और सरकार का ध्यान अब राज्य में विकास योजना पर टिक गया है। आज आगरा में मेट्रो रेल सेवा के निर्माण की शुरुआत हुई। इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। इस दौरान पीएम मोदी ने क्या कहा, देखिए रिपोर्ट में। ताजनगरी के लोग भी अब जल्दी मेट्रो का सफर कर सकेंगे। कुछ ही सालों में आगरा में भी मेट्रो रेल दौड़ना शुरू होने वाली है। 2 कॉरिडोर वाले इस प्रोजेक्ट के जरिए सैलानियों को मदद मिलेगी। इस परियोजना के जरिए टूरिस्ट स्पॉट जैसे ताजमहल, आगरा फोर्ट, सिकंदरा को रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से जोड़ा जाएगा। मेट्रो का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि आगरा के पास पुरातन पहचान तो हमेशा से रही है, अब इसमें आधुनिकता का नया आयाम जुड़ रहा है। सैकड़ों वर्षों का इतिहास संजोए ये शहर अब 21वीं सदी के साथ कदम ताल मिलाने के लिए तैयार हो रहा है। आगरा में स्मार्ट सुविधाएं विकसित करने के लिए पहले ही लगभग 1000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। आगरा मेट्रो की आधुनिक सुविधाएं और आधुनिक कनेक्टिविटी मिलने से पश्चिमी यूपी को बहुत फायदा होगा। देश की पहली रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेरठ से दिल्ली के बीच बन रहा है। दिल्ली मेरठ के बीच 14 लेन का एक्सप्रेसवे भी जल्द ही इस क्षेत्र के लोगों को सेवा देने लगेगा। आगरा में भी अब जल्द ही मेट्रो शुरू हो जाएगी। इसका फायदा 2022 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को कितना मिलेगा, ये चुनाव के बाद सामने आएगा। वैसे बीजेपी की नजरें इस समय यूपी की जगह पश्चिम बंगाल पर है, क्योंकि यहाँ चुनाव 6 महीने में ही होने हैं। लेकिन ममता बनर्जी बीजेपी को मौका नहीं देना चाहती, इसीलिए उन्होंने अब पार्टी के प्रचार की कमान खुद अपने हाथ में ले ली है। तो ममता बनर्जी ने क्यों बदले अपने तेवर, इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार, इस सवाल का जवाब तो 6 महीने बाद मिलेगा। लेकिन आजकल पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चर्चा भी इसी सवाल की है। बीजेपी ने राज्य में पूरी ताकत लगा रखी है। प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं।
दूसरी ओर टीएमसी में भी एक के बाद एक नेता बागी रुख अपना रहा है। ममता सरकार में कद्दावर मंत्री रहे शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी छोड़ना तय माना जा रहा है और कई विधेयक भी शुभेंदु की राह पर चलते दिखाई दे रहे हैं। चुनाव से पहले आई इस मुसीबत से निपटने के लिए अब पूरी कमान ममता बनर्जी ने अपने हाथ में ले ली है। ममता ने सभी जिलों के पार्टी जिला अध्यक्षों, विधायकों और सांसदों के साथ वर्चुअल बैठक की और अब ममता पूरे राज्य के दौरे पर निकल गई हैं। 3 दिन तक चलने वाली ममता की यात्रा में 3 बड़ी रैलियां भी होंगी। टीएमसी की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि दीदी की रैली में कम से कम 2 लाख लोग जुटेंगे और इसकी शुरुआत पश्चिम मेदिनीपुर से होगी। ममता बनर्जी अपनी रैली में मतुआ समुदाय को भी प्रभावित करने की कोशिश करेंगी। बीजेपी की नजरें भी मतुआ समुदाय पर है, इसलिए ममता पहले से ही सक्रिय हो गई हैं। मतुआ समुदाय के पश्चिम बंगाल में आबादी करीब 70 लाख मानी जाती है और करीब 70 सीटों पर ये निर्णायक स्थिति में है। अब देखना है कि ममता की यात्रा से टीएमसी को कितना फायदा होता है। बंगाल में ममता के तेवर अब दिखने लगे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भी इमरती देवी के तेवर चुनाव में हारने के बाद भी ठंडे नहीं पड़े हैं। एमपी के एक अधिकारी को इमरती देवी को नोटिस भेजना भारी पड़ गया है। तो क्या है मामला, रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में जब से शिवराज सिंह चौहान ने इमरती देवी को अपनी कैबिनेट में शामिल किया है, तब से उनके बयान सरकार की मुसीबतें बढ़ाते जा रहे हैं। इमरती देवी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी और उन्होंने विधानसभा की सदस्यता भी छोड़ दी थी, जिस कारण से उनकी डबरा सीट पर उपचुनाव हुआ, लेकिन इमरती देवी चुनाव हार गईं। चुनाव में मिली हार के बाद इमरती देवी ने मंत्री पद से इस्तीफा शिवराज को भेज दिया, लेकिन सीएम शिवराज ने अभी तक इसे स्वीकार नहीं किया है। लेकिन इस बीच पीडब्ल्यूडी ने ग्वालियर में उन्हें मिला बंगला खाली करवाने का नोटिस थमा दिया। इमरती देवी डबरा से विधायक थी, जो ग्वालियर जिले में आता है, और इसी कारण उन्होंने ग्वालियर में बंगला आवंटित करवाया था। लेकिन जैसे ही वो उपचुनाव हारी, उसके बाद पीडब्ल्यूडी द्वारा उनसे बंगला खाली कराने का नोटिस भेज दिया। इमरती देवी इस नोटिस पर भड़क उठी थी और उन्होंने साफ कर दिया था कि इस तरह के नोटिस की वो परवाह नहीं करती। उन्हें नोटिस भेजना नियमानुसार ही गलत है, क्योंकि जो बंगला उन्हें मिला था मंत्री होने के नाते, और वो आज भी मंत्री हैं। इमरती की ओर से तो नोटिस का जवाब नहीं दिया गया, लेकिन सरकार की ओर से जरूर नोटिस भेजने वाले पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर ओम हरि शर्मा को जवाब मिल गया है। उनका तबादला कर दिया गया है। ओम हरि शर्मा के तबादले से साफ है कि शिवराज सिंह चौहान अभी भी सिंधिया के दबाव में काम कर रहे हैं, क्योंकि इमरती देवी को सिंधिया का समर्थक माना जाता है। और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी सरकार के राज में बिकती सरकारी कंपनियों की। मोदी सरकार के राज में तेजी से निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। विपक्ष से लेकर सरकारी कंपनियों के कर्मचारी इसका विरोध भी कर रहे हैं। बावजूद इसके मोदी सरकार एक के बाद एक कंपनियों को निजी हाथों में सौंप रही है। अब बारी भारत पेट्रोलियम की, जिसकी तैयारी जोरों से चल रही है। तो अब तक मोदी राज में बिकी कितनी कंपनियां, इससे सरकार को कितना फायदा हुआ, रिपोर्ट में देखिए। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। पीएम मोदी कहते थे, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। लेकिन जब से उन्होंने सत्ता संभाली है, तब से सरकारी कंपनियों की कमान निजी हाथों में सौंपी जा रही है। रेलवे से लेकर बैंकिंग सेक्टर में निजी कंपनियों का दबदबा बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार अब देश की दूसरी सबसे बड़ी फ्यूल रिटेलर कंपनी भारत पेट्रोलियम में 53.3% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि 2020 से 2021 के लिए सरकार विनिवेश के जरिए 2,10 करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट रखा था। इसके अलावा पिछले 4 साल से बीपीसीएल का प्रॉफिट कम होता ही जा रहा था। 2018 से 2019 में कंपनी को 7,132 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था, जो 2019 से 2020 में घटकर 2,683 करोड़ रुपए हो गया। महामारी की वजह से अभी तक सरकार सिर्फ 6,311 करोड़ रुपए ही जुटा सकी है। बीपीसीएल के जरिए सरकार को 40,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। मोदी सरकार के अब तक के कार्यकाल में सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी या शेयर बेचकर जितनी रकम जुटाई गई है, उतनी रकम 23 सालों में भी नहीं जुटी। कहा जा रहा है कि अपना खजाना भरने के लिए पीएम मोदी सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में दे रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि 2014 में केंद्र में पहली बार मोदी सरकार के आने से लेकर अब तक 121 कंपनियों की हिस्सेदारी बिक चुकी है।
इससे सरकार ने 3,36 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई की है। ये आंकड़ा बताते हैं कि मोदी राज में ज्यादातर कंपनियों का निजीकरण हो रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार से देश नहीं चल पा रहा है? क्या वो सरकारी कंपनियों को नहीं संभाल पा रही है? अब जब निजी कंपनियों को ही संभालना है तो फिर सरकार का फायदा क्या? और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।